नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम देखे थे और वो किन स्थितियों में कहाँ-कहाँ प्रतिबिंब बन रहे थे, उन सारी चीजों को हमने देखा था। अब वहां पर एक ही चीज बच रहा है कि उनके उपयोग क्या है। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। तो दर्पणों के उपयोग आपको अवतल के और उत्तल के मैं एक साथ ही बताऊंगा। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किन स्थितियों में और कहाँ बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, आपका जो कलई का भाग होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, और बाहर का भाग क्या होता है, ये परावर्तक तल का काम करता है। तो ये बताओ कि अगर ये इस तरीके से घूमा है तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा। तो क्योंकि घूमा ये इस तरीके से है तो ये वृत्त ऐसे बनाएगा। ठीक है, कहीं इधर बनाएगा, इधर वृत्त नहीं बनाएगा, ये वृत्त इधर बनाएगा। जब इधर बनाएगा तो वक्रता केंद्र भी इसका इधर होगा। ठीक है, और वक्रता केंद्र अगर इधर है तो फोकस भी इधर ही होगा। ठीक है, आप यहाँ पर आप P कह सकते हैं जो कि आपका ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र हो गया। और ये आपका वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, मुख्य अक्ष ये हो गया, वक्रता केंद्र आपका ये हो गया, ध्रुव आपका ये हो गया। फोकस इनके बीच की दूरी की आधी होती है तो फोकस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी सारी चीजें इधर होगी। लेकिन हम जब चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वस्तु जो रखा जाएगा वस्तु वो हमेशा दर्पण की बाईं तरफ रखा जाएगा और वहां पर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही काम करता है। तो वस्तु जो रखा जाएगा वो आपका इधर ही रखा जाएगा। तो मान लीजिए कोई वस्तु इधर आपका रखा गया है। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था कि 6 स्थितियां, एक अनंत से आ रहा है प्रकाश, एक फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, एक वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख दे, एक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दे, एक फोकस पर रख दे और एक फोकस और ध्रुव के बीच में रख दे। ये 6 स्थितियां वहां पर थी। अब यहाँ पर मैं देखता हूं कि ध्रुव और अनंत, यहाँ मान लीजिए कि अनंत से कोई प्रकाश आ रहा है। अनंत से आने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई वस्तु है ए और बी। ठीक है, ए और बी ए बी कोई वस्तु है और इस वस्तु से जो भी प्रकाश आएगा, तो जब अनंत से हम बात करते हैं तो अनंत से आने वाली प्रकाशें पैरेलल आती हैं। क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं। तो ये आपका ऐसे पैरेलल आएगा और यहाँ टकराएगा, ये आपका पैरेलल आएगा और यहाँ टकराएगा। ठीक है, ये टकरा, हमने नियम क्या पढ़ा है कि अनंत से आने वाली मतलब जो समांतर प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, और या फोकस से होकर जाती हुई या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो ये टकराई तो यहाँ पर, तो देखिए ये इस तरीके से घूमा है और जब ऐसे टकराएगा तो ये इधर को निकल जाएगा ना, परावर्तित इधर को हो जाएगा, तो ये इधर को चला जाएगा और ये आपका इधर को परावर्तित हो जाएगा क्योंकि ये घूमा इधर को है ना, तो इस तरीके से निकल कर जाएगा। तो अब बताओ कहीं फोकस पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये कहीं ये लाइन है जो फोकस से होकर जाएगी, ये लाइन भी आपका फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो अब फोकस से होकर जाती है तो फोकस पर ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, क्या है, अनंत पर है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। देखिए एकदम यहाँ पर छोटा बनता दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका P हो गया। ठीक, सेंटर, ये हो गया फोकस और ये आपका पोल। ठीक है, मान लीजिए वस्तु कहीं यहाँ रखी है, अनंत और ध्रुव के बीच में, दर्पण के बीच में कहीं अनंत से नहीं आ रहा है और बाकी कहीं से भी आ रहा है। ठीक है, अनंत जैसे वहां पर हमने पढ़ा था कि वक्रता केंद्र पर रखा है या फिर आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रखा है, वो सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है, फोकस पर रखा है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ अनंत पर ना रखो, बस ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी हो। तो क्या करेगा, यहाँ से किरण निकलेगी, यहाँ टकराएगी और ये टकराकर फिर आपका ये क्या करेगा, फोकस से होकर आपका जाएगा और एक आपका वक्रता केंद्र पर जाएगी। वक्रता केंद्र से सीधे ये किरण जो निकलती है ये सीधे इसलिए निकल जाती है क्योंकि जब किसी दर्पण पर हम सीधा प्रकाश डालेंगे तो वो सीधा निकल जाती है, कहीं मतलब एंगल नहीं बनाएगी। तो एंगल नहीं बनाएगी तो अभिगम से कितना एंगल बनाया, अगर हम सीधा प्रकाश मान लो यहाँ पर डालते हैं
और ये आपका अभिलंब हो गया, और यहीं पर हम प्रकाश डालते हैं तो कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो आने वाला 0 डिग्री बना रहा है तो जाने वाला भी बनाएगा, तो आने वाला 0 है तो जाने वाला भी 0 है। तो वही काम ये भी है कि आने वाला 0 बना रहा है तो जाने वाला भी 0। ये कहीं यहाँ काटता है तो आपका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। तो कहीं भी अगर रखेंगे, कहीं भी रखेंगे हम, तो क्या बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, बस अनंत पर, अनंत से ना है। बाकी दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी अगर हम वस्तु रखते हैं तो वो फोकस और किसके? ध्रुव के बीच में ही उसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। देखिए ऊपर ये भी है, ऊपर ये भी है, तो सीधा बनेगा। कहां बनता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। ठीक है, सीधा बनता फोकस और। ये बताओ आभासी है या काल्पनिक है? तो ये क्या है? आभासी है, क्योंकि प्रकाश की किरणें यहां से टकरा कर ये वापस जा रही है, लेकिन ये मिलती ही प्रतीत होती है, तो आभासी बनेगा। और क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। बस यही दो नियम है। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं? 2 नियम है, एक अनंत पर और एक अनंत और वस्तु दर्पण के ध्रुव के बीच में। जब अनंत पर होगा तो वो आपका फोकस पर बनेगा, और जब वस्तु और दर्पण के बीच में होगा तो वो आपका कहां पर बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ठीक है, तो ये 2 नियम है। ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, क्या है? ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, क्योंकि ये अंदर से आपका क्या हो रहा है, ये आपका जाते क्या है, ये यहाँ पर आपकी लाइट ये जो है यहाँ से उभरे तल से निकलेगी, उभरे तल से टकराएगी, तो उभरा तल आपका जो होता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। तो ये आपका उत्तल दर्पण है। अब आप देखिए, हम वस्तु को कहीं भी रखेंगे, देखिए यहां हमने रखा तो ये फोकस है, फोकस और दर्पण के बीच में ही बन रहा है। यहां रखा फिर भी वही बन रहा है, यहां रखा फिर भी वही बन रहा है, यहां रखा फिर भी फोकस और दर्पण के बीच में ही बन रहा है, यहां रखा। आप चाहे जहां रखेंगे फोकस और दर्पण के बीच में ही बनेगा। ठीक है, फोकस और दर्पण के बीच में ही बनेगा। और अक्सर ये देखो, ये इतना बड़ा है और ये इतना है, तो छोटा बनेगा, फोकस और दर्पण के बीच में ही बनेगा। ठीक है, अगर हम अनंत पर बनाते हैं इसे, हम और पीछे ले जाते हैं, तो जैसे जैसे हम पीछे लेकर जाते हैं अनंत, अनंत पर ये, ठीक है, हमने इतना बड़ा ले लिया, लेकिन ये जाकर ये फोकस पर बन रहा है एकदम, और बहुत छोटा बन रहा है यहाँ पर। ठीक, तो अनंत से भी अगर लाइट आएगी तो वो जाकर फोकस पर बनेगी, और उसके अलावा हम कहीं भी रख देंगे, कहीं भी रख देंगे तो फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में ही बनेगा, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में ही बनेगा। ये आपके 2 नियम है। अगर हम इसको इसके अगर हम प्रिंसिपल को देखें तो कैसे बनता है, ये है आपका कि कैसे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो एक किरण आपकी ये जा रही है और ये टकराने के बाद ये वापस चली गई, तो जब वापस चली गई तो इसे हम पीछे बढ़ाएंगे और ये वास्तव में जाकर फोकस पर मिलना चाहिए, यहाँ पर मिलना चाहिए फोकस पर। दूसरा किरण ये है, ये आपका यहाँ टकराता है और टकराने के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। तीसरा आपका जो हमने पढ़ा था कि कोई अगर किसी भी एंगल पर आकर ध्रुव को हिट करती है तो वो जिस एंगल पर आकर ध्रुव को हिट करेगी उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये देखिए, ये जिस एंगल पर आकर ध्रुव को हिट कर रही है उसी एंगल पर ये आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इन तीनों को हम पीछे बढ़ाते हैं, और जब पीछे बढ़ाते हैं तो देखते हैं ये कहाँ मिलता है, फोकस और ध्रुव के बीच में मिलता है। तो इमेज यहीं पर फॉर्मेशन है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आपका ऐसे ही इमेज बनेगा। अगर हम बात अवतल दर्पण की करते हैं, अवतल दर्पण में हमारे पास फोकस ये हो गया। अब देखिए, जब अनंत पर रहेगा तो ये धीरे धीरे जाकर आपका कहां पर बनेगा, फोकस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये फोकस से पीछे हटता जाएगा। इमेज को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते हैं ये इमेज बड़ा होता जाता है और फोकस से दूर होता जाता है। एक कंडीशन आएगा जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं, तो जितना बड़ा इमेज होता है उतना बड़ा ही वस्तु होता है, या वस्तु जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ही इमेज होता है। फिर जैसे ही हम वक्रता केंद्र और ध्रुव को फोकस के बीच में रखते हैं तो इसका आकार बढ़ जाता है, और जैसे ही हम फोकस पर लाते हैं तो ये अनंत पर चला जाता है। ठीक है, फोकस पर लाते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बन जाता है। देखिए ये कैसे बनता है,
ये इस तरीके से कुछ बना, देखिए ये पैरेलल लाइन जा रही है, और पैरेलल लाइन जाने का मतलब ये हुआ कि आपका अनंत पर बनेगा, ठीक है। उसमें हम अगर हम पीछे देखिए, पीछे इन्होंने क्या किया है, डैश डैश करके आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये भी पैरेलल है, ये कहीं मिलेगा नहीं। अगर ये जाकर कहीं मिल जाता तो वही कह देते कि आभासी इमेज बनेगा, लेकिन ये मिलता कहीं नहीं है, तो हम यहां लेकर आते हैं और इसीलिए कहते हैं कि अनंत पर बनेगा जब फोकस पर कोई वस्तु होती है। फोकस से आगे बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये आगे तो जाकर मिलने की संभावना खत्म हो जाती है, लेकिन ये पीछे जाकर यहां पर मिल गई, तो जब फोकस और ध्रुव के बीच में होता है अवतल दर्पण में, तो इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, यही कंडीशन है। अब हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है। यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर सकते हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पर चलेंगे। इसमें उत्तल दर्पण क्या करता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर, चौराहे और दुकानों में सुरक्षा के लिए होता है, क्योंकि यह बड़ा क्षेत्र दिखाता है। क्या करता है, ये बड़े क्षेत्र को दिखाता है। मान लीजिए आपके कार में जो शीशा लगा हुआ है, अगर वो बड़ा क्षेत्र ना दिखाए तो एक ही जीप आपके शीशे में दिखाई पड़ेगा, एक ही बाइक आ रही है तो वही आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि बाइक ट्रक जो भी आ रहा है उसके साथ साथ पूरा सड़क आपको दिखा रहा है। तो उत्तल दर्पण का जब प्रयोग करते हैं तो गाड़ियों के बगल पीछे देखने के लिए होता है, गाड़ियों के बगल में लगाया जाता है पीछे देखने के लिए, इसलिए क्योंकि वो पूरा सड़क आपको दिखा देता है। आपको एक जीप या एक बाइक सिर्फ नहीं दिखाता, बल्कि पूरे सड़क पर कोई ट्रक अगर चल रहा है, दो दो ट्रक अगर चल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा है। तो वहां पर क्या प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं कि चाहे जितना बड़ा हम ले लें, चाहे जितना बड़ा इमेज ले लें, वो हमेशा छोटा कर देता है। तो ट्रक बहुत बड़ा है, उसे छोटा करके आपके दर्पण में ले आया है। सड़क और पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र जो दर्पण में दिखाई पड़ा है बहुत बड़ा है, लेकिन वो पूरा का पूरा आपके दर्पण में दिखाई पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में इमेज क्या होता है, छोटा हो जाता है। इसीलिए हम वाहनों में के साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जबकि अवतल दर्पण का उपयोग मेकअप, शेविंग, टार्च, हेडलाइट्स और दंत चिकित्सा में होता है, क्योंकि वस्तुओं का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि गले में हमें कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए जब डॉक्टर डालता है कोई चीज चेक करने के लिए, मतलब उसका प्रतिबिंब देखने के लिए, तो वो होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा देता है। यहां आप देखिए, जब हम अवतल दर्पण लेंगे तो क्या है कि यहां पर आप क्या करेंगे कि छोटी चीजों, इस तरीके से वो फोकस रहता है उसमें, इसमें छोटा बड़ा दोनों तरीके से होता है। तो इस तरीके से करते हैं कि छोटी चीजों को वो बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाई देता है, ताकि हमें चीजें स्पष्ट दिखाई पड़े। तो फोकस दूरी से कुछ ही दूरी पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, जो इस तरीके से सेट होता है उनका उपकरण, कि वो चीजें बड़ी हमें दिखाई पड़े। इसलिए हम क्या करते हैं कि दंत चिकित्सा इन सब में क्या करते हैं, हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण प्रकाश को केंद्रित करते हैं और उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाते हैं, जिससे उनके उपयोग अलग अलग होते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। देखिए, अगर यहां से मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये देखिए यहां पर जो बन रहा है, ये क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित कर रहा है। ये सारी चीजें किसी एक बिंदु पर जाकर मिल रही हैं। और यहां पर क्या है आपका, ये आपका प्रकाश को फैला देता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। जैसे मान लीजिए हेडलाइट में आप लाइट जलाते हैं तो क्या करता है, अगल बगल से टकराकर लाइटें एक केंद्रित हो जाती हैं। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाते हैं, जिससे उनके उपयोग अलग अलग हो जाते हैं। उत्तल दर्पण क्या है, वाहन के साइड मिरर, ड्राइवर को पीछे का बड़ा क्षेत्र देखने में मदद करता है, जिससे सुरक्षित ड्राइविंग संभव होती है। सुरक्षा दर्पण चौराहों, गलियों और दुकानों में इनका उपयोग किया जाता है, ताकि अधिक क्षेत्र देखा जा सके। कई कई मोड़ पर अवतल दर्पण ही लगाते हैं, उत्तल दर्पण ही लगाते हैं। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया, जो बड़ा एरिया है, वो छोटे एरिया में, मतलब दर्पण में दिखाई पड़ जाए। तो उत्तल दर्पण ही ये काम करता है कि बड़े को छोटा कर देता है। वहां पर स्ट्रीट लाइटें प्रकाश को फैलाकर सड़क के बड़े हिस्से को रोशन करते हैं। स्ट्रीट लाइटों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि ये प्रकाश को फैला देते हैं। वहां पर हमें देखना नहीं रहता है, वहां हमें परावर्तित कर उसको फैलाना रहता है। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग को देखते हैं तो मेकअप और शेविंग में चेहरे का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दिखाते हैं, जिससे शेविंग और मेकअप करना आसान हो जाता है। टार्च, और जब बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कब दिखाते हैं, जब आपका
देखिए आमतौर पर इससे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं आपके अवतल दर्पण से सब उल्टे बनते हैं, लेकिन टेबिंग में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो उल्टा चेहरा आना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या होता है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, जिससे देखिए छोटे इमेज को वो बड़ा दिखा देता है, तो चेहरे को वो बड़ा दिखा देता है और सीधा दिखाता है। आमतौर पर जब फोकस के पीछे वस्तुएं रखी रहती हैं तो ये उल्टा ही दिखाता है, लेकिन जब आप फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं तो छोटे को बड़ा दिखा देता है। यही अवतल दर्पण वहां पर करता है। ठीक है। टार्च और हेडलाइट में क्यों उपयोग करते हैं? प्रकाश किरणों को समानांतर करके एक जगह केंद्रित करते हैं, जिससे तीव्र प्रकाश मिलता है। आपने पढ़ा कि ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि कहीं से भी अगर किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई रखा हुआ है आपका लाइट का सोर्स, तो यहाँ से किरण के टकरा कर ये पैरेलल हो गई, ये आपका गई तो ये टकरा कर पैरेलल हो गई, तो वहां से दर्पण से टकरा कर वो लाइटें पैरेलल हो जाती है, और यही काम अवतल दर्पण आपका करता है। दूरबीन और टेलीस्कोप में दूर की वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, फैलाता नहीं है, उनकी किरणों को इकट्ठा करके उस प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। सोलर कुकर सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके गर्मी उत्पन्न करते हैं। सोलर कुकर में भी क्या करता है कि दर्पण से टकराकर उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो यह है आपके अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग। अब हम पढ़ेंगे एक टर्म आता है आवर्धन। आवर्धन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके फार्मूले को देख लेते हैं, फिर आवर्धन को पढ़ेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। धन्यवाद।